गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरटीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज चैप्टर 1 का डाउट सेशन क्लास है। सैटरडे को डाउट क्लियर क्लास का ये खोला गया था और बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आए हैं, तो हम आज चैप्टर 1 का डाउट क्लियर करेंगे। 7 क्वेश्चन हमारे पास है, इन 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमारे पास एक टॉपिक बच गया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं चाहता हूं इसे मैं कंप्लीट करूं और उसके बाद हम डाउट सेशन पे जाएं। तो जैसा कि हमने कहा था, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CuO plus H2 gives H2O plus Cu। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था और यहाँ पे सिर्फ कॉपर बना है। इसका मतलब कि हमारे पास क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन था और यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या गया? ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो सिंपली जहाँ पे भी आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिखे या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिखे तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन, और जहाँ पे भी आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दिखे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिखे, उसे हम कहेंगे क्या कहते हैं? रिडक्शन। दो चीज इसमें और हम ऐड करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जहां पे भी एडिशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, याद रखिएगा, जहां भी एडिशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का माइनस होगा, मतलब रिमूवल होगा, उसे हम कहेंगे क्या? रिडक्शन। एक चीज और, जहां भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, जहां भी लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, जहां भी गेन होगा इलेक्ट्रॉन का वहां हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। इन चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। तो सिंपली ये चीजें मुझे आई होप कि आपको समझ में आया हो। यहाँ पे दो टर्म और आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सिंपली याद रखिएगा, जिसका भी आप रिडक्शन करा रहे हैं, जिसका क्या हो रहा? रिडक्शन हो रहा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऐसा एजेंट जो किसी को ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई चीज दे। जैसे कि अगर यहाँ पे जिसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन, ये कॉपर साइड क्या कर रहा है? किसी को दे रहा है। तो ऐसा कंपाउंड जो किसी को ऑक्सीजन दे फॉर द ऑक्सीडेशन, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका, तो वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस चीज को आप अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन में और कराता हूं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका H2S plus Cl2। क्या बनेगा बताइए? तो बनेगा HCl प्लस क्या बनेगा? HCl प्लस क्या बनेगा? सल्फर। ठीक है, तो अब देखिए, यहां पे सल्फर ये था ना, और यहाँ पे H2 था। ठीक है, तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से Cl, ये Cl2 है ना, और यहाँ पे क्या है? HCl है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज कहा भी था कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा या फिर जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का माइनस होगा तो उसे हम क्या करेंगे? इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज आपके ना बहुत कम आने वाली है।
तो देखिए शुरू करते हैं। H2S से क्या बन गया, S बन गया, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिमूवल, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया है, एडिशन हो गया है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, वो हम क्या कहेंगे, उसे हम रिडक्शन, ठीक है। और इससे भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का देखिए रिमूवल हुआ है, यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, रिमूवल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, हम क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ देखिएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे कि आपको एक अगर पता लग जाता तो दूसरा खुद ब खुद आप बता सकते हो कि ये चीज वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि दूसरे को रिडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। जिसका रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आई होप कि आपको इस टॉपिक में दिक्कत की ये चीजें से पूछता है जनरली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ऑक्सीडाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग रिड्यूस, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिएक्शन हुआ है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ, आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये चीज आप निकालेंगे। और अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चंस मुझे देंगे। एक लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ZnO प्लस C, ये देगा Zn प्लस CO, ठीक है। बताएंगे किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। MnO2 प्लस HCl, इसका आपको प्रोडक्ट भी लिखना है और आपको बताना है इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिएक्शन किसका हुआ है। तीसरा CuO प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बनेगा आपको बताना है, मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, कम नहीं होगा तो H2O प्लस Cu, इसका बताना है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है PbO प्लस C, यहाँ पे भी Pb प्लस Cu। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप घर पे ट्राई करेंगे। क्या क्या करना है, ऑक्सीडेशन बताना है, रिडक्शन बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। तो इस टॉपिक्स के साथ आपका 2 टॉपिक और इसमें है। एक है आपका ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है, मतलब टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ आप कहाँ देखते हैं, जनरली हम लोग देखते हैं कि मेटल्स जब क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे कि आयरन क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। तो आयरन जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि कोई भी मेटल जैसे कि आयरन, अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये बन जाता है हमारा Fe2O3 डॉट XH2 मीन्स मॉइस्चर कितने हैं हमारे नेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आयरन था ना, तो क्या होता है इस आयरन के मतलब ऑक्सीडेशन को हम जनरली क्या नाम देते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो अगर आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज कोरोजन, और इसी को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। मतलब कोरोजन जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और आयरन के ऑक्सीडेशन को हम क्या नाम देते हैं, रस्टिंग देते हैं। तो कोरोजन क्या होता है कि जब कभी भी मतलब क्या होता है कि किसी भी मेटल्स पे क्या हो जाए कि ऑक्सीजन का लेयर आ जाए, और लेयर आने से वो क्या हो जाए, कोरोड हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और आयरन के कोरोजन को हम क्या नाम देते हैं, रस्टिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मेटल्स हमारे नेचर में सेफ नहीं है, बिल्कुल है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड या सब्सटेंस जो क्या करे, ऑक्सीडेशन न होने दे, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके जनरली क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं ना, पेंट करते हैं ताकि वो क्या हो जाए कि कोरोड ना हो, ठीक है। उसको हम लोग कोरोड से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। चीज और कोई भी चीज, जैसे कि इसमें क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, वाई मैग्नीशियम रिबन विक्रिल। तो याद रखिएगा जो हमारा आयरन होता है ना, तो उसको अगर हमें पेंट करना है तो उससे पहले उसे हम रब करते हैं, क्लीन करते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि जो आपका मेटल पहले से कोरोड हो रखा, अगर उसी के ऊपर से अगर आप पेंट करना शुरू कर देते हैं
तो क्या होगा कि उसका जो मतलब क्या कहते हैं, जो वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका। इसीलिए पहले हम क्लीन करते हैं, फिर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। इसका आंसर भी कुछ इसी टाइप का है। मैं इस पे आता हूँ तो इसे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आई होप एंटीऑक्सीडेंट में आया कैसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन ना करने दे। तो यही था आपका कोरोजन। डेली लाइफ में कोरोजन का क्या यूज है, कहाँ पे होता है। आयरन के, ये याद रखिएगा, आयरन के कोरोजन को क्या कहते हैं, रस्टिंग करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है इसी तरीके का, वो भी क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन होता है। पर वो किसके केस में होता है, फूड के केस में होता है कि फूड को अगर आप मतलब खुले एयर में अगर छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। और उसको भी मतलब क्या करना, प्रिजर्व करने का अलग अलग तरीका होता है। वहां पे भी क्या होता है, एंटी ऑक्सीडेंट वहां भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को ये थ्योरी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस इसमें होंगे। अगर आपको डाउट्स होता है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस तरीके से, तो मैं अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर इसका एक वीडियो में और बनाऊंगा, अगर आप लोग का डाउट नहीं आता है तो उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज पहले इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके टाइप्स बताने हैं, उसके यूजेस बताने हैं कि उसका यूज हम जनरली कहां पे करते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जहां पे कि ब्रेकडाउन होता है, किसी भी एक कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा इनटू सिंपलर कंपाउंड्स या सिंपलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। अगर मैं इसे लिखूं डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे। तो किसी भी एक कंपाउंड, याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑलवेज एक ही कंपाउंड रहेगा, ओनली वन कंपाउंड। और एक कंपाउंड क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा इनटू मोर देन वन। एक से ज्यादा में वो क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा। 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो 2-3 कंपाउंड भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसा कंपाउंड लिया है। तो सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which breakdown of one compound into simpler one is known as decomposition reaction, okay। तो सिंपली ये हो गया आपका ब्रेकडाउन हो गया। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास था CaCO3, इसका क्या हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CaO बनेगा और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड था और यहाँ पे कितने कंपाउंड फॉर्म हुए, 2। इसका मतलब इसका क्या हुआ, इस कंपाउंड का ब्रेकडाउन हुआ ना। और जिस भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन अगर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। एक चीज याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑलवेज रिएक्टेंट साइड में एक होगा और प्रोडक्ट साइड में मोर देन 2 या मोर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है आपका टाइप्स। याद रखिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जनरली 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला आता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या आता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा आता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, ओके। और तीसरा आपका आता है क्या, फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन या फिर इसको फोटो डिग्रेडेशन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब लाइट की हेल्प से उसको डिकम्पोज करना। तो ये 3 आपके क्या है, टाइप्स पढ़ने थे। तो सिंपली जहां पे भी हम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन थर्मल अगर हीट का प्रयोग करते हैं, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। और आप देखोगे ऐसा कुछ डेल्टा टाइप का साइन बनाया होगा आपके बुक में, तो ये डेल्टा मतलब होता है क्या, हीट करना। तो जहां पे भी थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, या आपको पूछता है गिव वन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ऐसा एग्जांपल दोगे जहां पे क्या करते हैं, हीट से कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जांपल। अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं तो KClO3, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, ओके। KCl प्लस O2, ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ भी हम क्या करते हैं, हीट करते हैं ताकि कंपाउंड हमारा क्या कर जाए, डिकम्पोज कर जाए, ओके। होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। मतलब कि ऐसा डिकम्पोजिशन जहां पे कि हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि सपोज कीजिए, याद रखिएगा ये चीज आपको फिर से चैप्टर नंबर 3 मेटलर्जी में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगा। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब होता है कोई भी कंपाउंड, जैसे कि हम लेते हैं मेटल्स, मतलब ये मेटल प्रोडक्ट। याद रखिएगा जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं
उनका हम, क्योंकि हमारे नेचर में जो भी मेटल्स होते हैं वो एज ए ओर फॉर्म होते हैं, एज ऑक्साइड्स या क्लोराइड इसकी या फिर कार्बोनेट इसके फॉर्म में होते हैं। तो क्या होता है, हमें अगर कोई किसी भी मेटल्स का अगर क्लोराइड या फिर ऑक्साइड है तो वहां से हमें अगर मेटल लेना है, प्योर मेटल हमें अगर लेना है तो हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ इसका यूज करने से हमें प्योर मेटल मिलता है। याद रखिए कभी भी आपको लीटर में ऐसे सोडियम नहीं मिलता, सोडियम क्लोराइड मिलता है या सोडियम ऑक्साइड मिलता है, उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl इज कन्वर्टेड इनटू Na सॉलिड और ये क्या बन जाएगा, Cl2 गैस, और यहां से आपको क्या मिल गया, प्योर सोडियम आपको क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को या फिर एक और ले लीजिए CaCl2, यहाँ भी आप वही चीज होगा, Ca होगा और प्लस Cl2 होगा। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और ये जनरली कहाँ पे यूज करते हैं इसे हम, फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ओर, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन होता है जहां पे कि लाइट का हम यूज करते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो अगर ये चीज और ये क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों एक ही दूसरे के साथ रिलेटेड है, या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। फोटो डिकम्पोजिशन मतलब होता है लाइट से रिलेटेड। जैसे कि अगर हमारा जैसे कि सिल्वर है AgCl, याद रखिएगा जितने भी सिल्वर के सॉल्ट्स होते हैं दे आर लाइट सेंसिटिव। जैसे ही थोड़ा देर भी अगर उसे आप लाइट में छोड़ दोगे वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, Ag मिल जाएगा सॉलिड और क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, लाइट डिकम्पोजिशन या फिर AgBr। ओके, यहाँ पे भी अगर इसे थोड़ी देर के लाइट में छोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज करके क्या बना देगा, Ag+Br2। तो ये हो गया। तो याद रखिएगा, तो यहाँ जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ जो क्वेश्चन है, व्हाई डू वी स्टोर AgCl इन डार्क कलर बोतल, बिकॉज कि डार्क कलर बोतल जो भी होते हैं वो लाइट को अंदर इंटरप्ट नहीं करने देता, अंदर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करने देता। और अगर लाइट को अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करने देगा इसका मतलब लाइट AgCl तक नहीं पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचेगा तो सॉल्ट हमारे पास AgCl हो या AgBr हो एज इट इज हमारे पास लेबोरेटरी में प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसे ही आप उसे खुला छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लाइट के प्रेजेंस में आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड में, सॉरी सिल्वर और क्लोरीन में। इसी कारण से अगर देखोगे आप तो आपको पता होगा, अगर आप जानते हो तो सोडियम या फिर पोटेशियम ये दोनों को हम क्या करते हैं कि केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम केरोसिन में नहीं रखेंगे तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल ना। किसी ने क्वेश्चन में पूछा था हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव के बारे में, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, वो भी चीज मुझे बतानी है कि हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव क्या होता है। मतलब सर हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव हम कैसे डिफाइन मतलब कैसे पता करें कौन हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव है, तो बताता हूँ। तो जितने भी मतलब जैसे कि सोडियम और पोटेशियम हो गया, तो इसे हम क्या करते हैं कि मतलब केरोसिन में स्टोर करते हैं, बिकॉज अगर आप उसे खुले में छोड़ोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा और ये हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ठीक है, तो वहां पे भी हम कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को हमें कहाँ स्टोर करना है, केरोसिन में स्टोर करना है। ओके, तो सिंपली अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप बोलोगे जो हमारा AgCl है वो हाईली लाइट सेंसिटिव होता है। अगर हम उसे इफ वी डू नॉट पुट AgCl इन डार्क कलर बोतल देन इट डिकम्पोज एंड फॉर्म Ag सॉलिड एंड Cl2 हमारा गैस हो जाएगा। ओके, एंड डार्क कलर बोतल डू नॉट इंटरप्ट द लाइट इनटू द आपका सॉल्ट, जो भी सॉल्ट आपके पास है उसमें इंटरप्ट नहीं करने देता। ओके, तो ये चीज ये क्वेश्चन पूछता है तो वो लिखोगे भी और उसके साथ ये भी दिखाओगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा हो गया, 2 भी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि अच्छा 2 से पहले मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मैं हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव बोलता जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव अगर आपको याद हो तो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 अगर मैंने बताया था तो मैंने कहा था कि जितने भी जो भी हमारा जो मतलब ये जो रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्यों होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल फॉर्म करने के लिए होता है। तो अगर आपको याद हो जैसे कि सोडियम हमारे पास है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 ना, अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो होता है हमारे पास 2, 8 और 1। ठीक है, अगर सपोज कीजिए हमारे पास है 2 पोटेशियम है तो ये होता है 2, 8, 8, 1। अगर हमारे पास एल्युमिनियम है तो वो होता है हमारे पास 2, 8, 3। अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं तो ये होता है हमारा 2, 8, 2।
और अगर हम कैल्शियम लेते हैं तो ये होता है 2882। अगर आपको याद हो तो मैंने जब रिएक्टिविटी लिखा था तो मैंने यही ऑर्डर लिखा था, पोटेशियम, सोडियम, फिर लिखा था कैल्शियम, फिर लिखा था मैग्नीशियम, फिर लिखा था एल्युमिनियम। अगर आपको ये चीज अगर मैंने पढ़ाया हो, अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज कहा था कि जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने में उतनी ही कम एनर्जी लगेगी, और अगर जितनी कम एनर्जी लगती है उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, मतलब उसको स्टेबल फॉर्म होने में बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। इसका मतलब वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कहलाएगा। और तो अगर आप इस दोनों को कंपेरिजन करो 281 और 2881, यहाँ भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी आउटर मोस्ट में, तो कहोगे सर दोनों तो इक्वल ही है, इसका मतलब दोनों की रिएक्टिविटी सीरीज सेम होगी। नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल 4 है, और जितना ज्यादा सेल बढ़ता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा हाई हो जाती है, इसीलिए पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम। अगर याद रखिएगा, अगर हमारे पास दो एटम है जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसकी नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगी। उसी तरीके से अगर हम इसकी और इसकी कंपेरिजन करें तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। इसे देखिए मैंने पहले कैल्शियम लिखा ना, फिर मैंने लिखा ना, और एल्युमिनियम क्या है, इसके आउटर मोस्ट में 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में बढ़ेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर सेम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे हम कहेंगे जिसकी नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आज इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा था कि सर केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि हम ये मेटल्स को हम क्या करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी एक सीरीज बनाते हैं, ताकि हम कहते हैं कि हमारा ये जो सीरीज है जोड़ने की उतने ही मेटल, और बहुत सारे मेटल होंगे लेकिन हम उसे जनरली उतना ही मेटल को रखते हैं क्योंकि वो मेटल्स हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में ज्यादातर यूज होते हैं, या फिर मेटल्स एसिड के रिएक्शन करने में ज्यादातर यूज होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका सीरीज बनाते हैं, और सीरीज किसी भी चीज का सीरीज होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिएक्टिविटी, इसलिए उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाँ, व्हाई डू वी राइट H2 और Cl2 इंस्टेड ऑफ H और Cl। देखिए जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना तो केमिकल रिएक्शन लिखने का मतलब ही होता है सबसे पहले कि उसकी हम एटॉमिसिटी को लिखते हैं, उसकी सिंबल को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, एटॉमिसिटी को लिखते हैं। और एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि हाइड्रोजन की सिंबल होती है H, बट इसकी जब हम एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी होती है 2, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो नेचर में सिर्फ H की तरह प्रेजेंट नहीं होता। अगर ये H की तरह होगा तो दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा, इसके साथ आकर के और ये क्या बना लेता है, H2 बना लेता है। अगर ये सिंपल अगर H होता तो ये रिएक्शन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में हमेशा हम क्या लिखते हैं, एटॉमिसिटी को लिखते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो अगर आप सिंबल पूछता है, सिंबल पूछेगा तो हम H ही लिखेंगे, लेकिन अगर इसकी अगर एटम एज मतलब एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन किसमें होता है, एज H2 होता है, ठीक है, एज ए गैस फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम उसमें हम क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि H मतलब अगर ये सिंपल अगर H होता तो ये नेचर में हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन भी एज ए O प्रेजेंट नहीं होता है, कैसे होता है, O2 के फॉर्म में होता है। अगर ये सिंपल अगर नेसेंट ऑक्सीजन है तो वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, O2 बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके मन में ये भी सर तो फिर O3 कैसे फॉर्म करता है, तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि अगर O2 सर होता है तो फिर हमें ओजोन लेयर जो O3 के फॉर्म में होता है वो कैसे मिलता है। ये क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं रखता हूँ, आप लोग मुझे बताओगे। नेक्स्ट आता है आपका व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। ये क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में नहीं, चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था, ठीक है। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, that mass can neither be created nor be destroyed, ठीक है। तो उसी चीज के लिए जैसे कि सपोज कीजिए, और डाल्टन ने भी कहा था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जैसे कि H2 प्लस O2 है, क्या बना, H2O बना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन तो 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1। इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन अपना ब्रेकडाउन कर लिया नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर हम इधर का मास लिखेंगे तो ये 2, ये 16 18, और यहाँ लिखेंगे तो 2
सॉरी 32, ये क्या हो जाएगा 32, और यहाँ पे लिखेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 16। तो क्या बैलेंस है? नहीं है ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे 2 लगाते हैं। अब देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया 32। ओके, ये 32 था और ये हो गया 4। देखिए अब बैलेंस हो गया ना। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रहा है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट साइड के मास के। तो देखिए दोनों साइड मास हमारा क्या है, इक्वल है। इसीलिए हम कहेंगे क्या, दैट्स व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। हाउ डू आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के स्टेट को ये करने के लिए मैं 2-3 चीजें लिखता हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर आप इसका यूज जनरली कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यूज करते हो डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज में हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं क्या कि वाटर हमारा प्रेजेंट होगा। ये हम एज्यूम करके चलते हैं और ये होता भी है। कैसे, देखिए मेटल, हम मेटल लेते हैं और क्या लेते हैं, एसिड ना, कोई भी सॉल्ट, ठीक है, इस दोनों का हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो जो भी मेटल होगा वो सबके सब क्या होंगे, सॉलिड। जो भी सॉल्ट होगा, इसलिए मैंने कहा एज्यूम वाटर, जो भी सॉल्ट आप लोगे, और मैंने कहा था वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स आर किस स्टेट में होता है, एक्वस स्टेट में। तो जो भी सॉल्ट होगा वो एक्वस होगा। एक चीज और याद रखिएगा, जो भी हमारा सोल्यूबल होता है, जो भी सॉल्ट हमारा वाटर सोल्यूबल होता है उसे हम लिखते हैं एक्वस, ठीक है। और जो भी हमारा सॉल्ट वाटर सोल्यूबल नहीं होता उसे हम लिखते हैं सॉलिड। क्या लिखते हैं, वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑलवेज प्रेजेंट एज सॉलिड एंड वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑलवेज प्रेजेंट एज एक्वस। तो मेटल सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, सॉल्ट होगा, और फिर क्या होगा, मेटल। तो फिर यहाँ पे भी लिखोगे एक्वस और यहाँ लिखोगे सॉलिड, ठीक है। अगर हम डबल एग्जांपल देते हैं, जैसे Zn प्लस HCl क्या देता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। Zn क्या होगा, सॉलिड, HCl एक्वस, ZnCl2 एक्वस और हाइड्रोजन गैस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम यहीं पर डबल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो सॉल्ट प्लस सॉल्ट, यहां भी क्या बनता है, सॉल्ट प्लस सॉल्ट, यही बनेगा। तो यहां पे देखोगे ये दोनों सॉल्ट क्या होता है, सॉल्युबल, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, एक्वस। यहां पे आपको एक सॉल्ट मिलता है इनसॉल्युबल, तो उसके लिए सॉलिड, और जो मिलेगा सॉल्युबल उसी के लिए एक्वस लिखोगे, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, Na2SO4 एक्वस सॉल्युबल सॉल्ट हो गया, प्लस BaCl2 एक्वस, ये भी सॉल्युबल हो गया। इस दोनों को जब आप डिसॉल्व करते हो ना तो आपको एक मिलता है इनसॉल्युबल सॉल्ट, बेरियम सल्फेट। ये होता है सॉलिड बिकॉज दिस फॉर्म व्हाइट पीपीटी। क्या फॉर्म करता है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, और यहाँ पे क्या बनता है, NaCl, ये भी क्या होता है, एक्वस होता है। तो सिंपली अगर एज्यूम करके चलते हैं कि वाटर के साथ हमने रिएक्शंस कराए हैं, तो जो सॉल्युबल होगा उसके लिए एक्वस, जो इनसॉल्युबल होगा उसके लिए सॉलिड, और मेटल्स के साथ सॉलिड लगाएंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो है आपका वो जैसे कि मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहां पे मान के चलते हैं कि वाटर नहीं होगा। पहले के लिए समझ आया, दूसरे के लिए वाटर नहीं होगा। तो सपोज कीजिए जैसे कि हम लेते हैं CO3, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, तो ये क्या होगा, सॉलिड, वाटर नहीं है, सॉलिड। अगर आप इसे करोगे तो क्या बनेगा, CaO, ये भी क्या बनेगा, सॉलिड, वाटर नहीं है, और क्या रिलीज होगा, CO2 गैस। आया सामने। इस तरीके से ये KClO3, ये भी क्या होगा, सॉलिड, हीट कर रहे हो KCl, ये भी क्या होगा, सॉलिड, और क्या रिलीज होगा, O2, ये क्या होगा, गैस। ओके, तो ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यही 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप स्टेट को मेंशन करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में,
तो अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से देखना और आपको समझ में आ जाएगा। बस अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको मैं करके इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। तो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही दे दिया था कि मैग्नीशियम रिबन क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है। तो रिएक्टिव होने के कारण अगर आप उसे अगर खुले में छोड़ रखे हो तो उसके ऊपर में ऑक्सीजन का लेयर आ जाता है। तो अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर वो पहले ही से फॉर्म कर रखा है तो क्या उसे फिर से बर्न कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसी कारण से हम उसे पहले रब करते हैं, ऑक्सीजन के लेयर को रिमूव करते हैं, उसे मैग्नीशियम में ले जाते हैं, फिर उसके बाद मैग्नीशियम को मिश्रण कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दैट्स व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये जो किसी ने पूछा था मुझसे कि क्या ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में, जैसे बेसिस एंड सॉल्ट वाले में। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो CaOH2 प्लस HCl, ये बनता है CaCl2 प्लस H2। तो देखो ये क्या है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ाऊंगा बेस। ये क्या है? एसिड, और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करता है तो वो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। इस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पे कि हम एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे ये क्या है? बेस है, ये क्या है? एसिड है, ये क्या है? सॉल्ट है। वाटर इसको बैलेंस करना है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए। देखिए 2 2 4, ये 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, वो 2 हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 था, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, कैसे? ठीक है। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। इसी तरीके से क्वेश्चंस भेजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।